चमोली पंचायत में आतंक मचाने वाला गुलदार पकड़ा गया। तीसरा गुलदार, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। गुलदार हमलों में अब तक 3 महिलाओं की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पद्मश्री सम्मानित पैरा एथलीट डॉक्टर दीपा मलिक ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित और खेल योगदान की सराहना। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा मोड़, अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने हरिद्वार कोर्ट में मोबाइल फोन जमा किया। मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। काशीपुर किसान सुखवंत सिंह हत्या मामले में हाईकोर्ट ने 11 आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जांच जारी रहेगी, सभी को सहयोग करना अनिवार्य। विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य का भव्य शुभारंभ। मंदिर में भूमि पूजन, सौंदर्यीकरण से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बता दें, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे हैं। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने किया अभिनंदन। बता दें, उनके आगमन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। वहीं साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अब जागरण फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें, कार्यक्रम स्थल के लिए उपराष्ट्रपति रवाना हो गए हैं। देहरादून में यह दौरा प्रशासन और जनता दोनों के लिए रखता है विशेष महत्व। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे हैं। बता दें, जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने उनका अभिनंदन किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, उनका अभिनंदन किया है। बता दें कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया। पुष्पगुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से खबर आ रही है, जहां नैनीताल जिले के ओखलाकांड ब्लॉक की ग्राम पंचायत चमोली में आतंक का पर्याय बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। यह वही क्षेत्र है जहां गुलदार के हमलों में अब तक 3 महिलाओं की जान जा चुकी है। आज सुबह जैसे ही गुलदार के पकड़े जाने की सूचना मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें, गुलदार को रानीबाग स्थित रेस्क्यू सेंटर ले जाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह तीसरा गुलदार जो कि इसी इलाके से पकड़ा गया है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 10 से ज्यादा पिंजरे और 50 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। बता दें, इसके अलावा वन विभाग की टीमें लगातार जंगलों में गश्त कर रही है। पिछले 1 महीने से नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में गुलदार महिलाओं पर हमला कर रहे थे। चारा और लकड़ी लेने जंगल जा रही महिलाओं को गुलदार अपना निशाना बना रहे हैं। इस घटनाओं से गुस्साए ग्रामीण लगातार वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 26 दिसंबर को धारी की दीनी तली में एक महिला की जान जा चुकी है। बता दें, 30 दिसंबर को चमोली गांव में एक और महिला को गुलदार ने मार डाला। वहीं 11 जनवरी को धारी ब्लॉक में एक महिला पर हमला कर गुलदार उसे जंगल में घसीट ले गया था। अब तीसरे गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में खुद राहत की सांस ली। हालांकि वन विभाग का कहना है कि गश्त अभी भी जारी रहेगी। सुबह जो हमारे बड़वान क्षेत्र में 30 दिसंबर को जो घटना हुई थी, उसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी। तो वहाँ पर तब से ही हमारी कार्यवाही जारी थी। वहाँ पर पिंजरे स्थापित किए गए थे और हमारी टीम लगातार गश्ती और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। तो कल रात में वहाँ एक पिंजरे में एक लेपर्ड कैद हुआ है, जिसको वहाँ से लेके रेस्क्यू सेंटर लाया जा रहा है।
देखिए, घटनाएं 3 हुई थी और तीनों अलग अलग क्षेत्र में हुई थी। तो इससे पहले भी जो लेपर्ड पकड़े गए थे उनको भी हम रेस्क्यू सेंटर लेके गए हैं। उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, बाकी DNA सैंपलिंग की जाएगी। उसके बाद ही जो रिजल्ट्स आते हैं उससे वेरीफाई हो पाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है देहरादून से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देश की जानी मानी पैरा एथलीट और पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर दीपा मलिक ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर दीपा मलिक को सम्मानित किया और खेल जगत में उनके योगदान की सराहना भी की। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में पैरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। यह यूनिवर्सिटी के जरिए पैरा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रस्ताव को दूरदर्शी और महत्वपूर्ण पहल बताए। साथ ही उन्होंने अपर सचिव आशीष चौहान को इस विषय में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पैरा स्पोर्ट्स के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है हरिद्वार से। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा मोड़ सामने आया है। मामले से जुड़े कथित वीआईपी नामों और वायरल ऑडियो को लेकर चर्चा में रही अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज हरिद्वार के रोशनबाद स्थित न्यायालय पहुंची। यहां उर्मिला सनावर ने जांच से जुड़ा अपना मोबाइल फोन कोर्ट में विधिवत रूप से जमा कराया। अभिनेत्री ने बताया कि यही मोबाइल इस पूरे मामले का एक अहम सबूत है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन को सील कर फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। साथ ही उनकी वॉइस सैंपलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उर्मिला सनावर का कहना है कि उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई, जिसके चलते बंद हो चुका है यह मामला दोबारा खुला और अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। वही अभिनेत्री ने भरोसा जताया कि सीबीआई जांच में सच सामने आएगा और कथित वीआईपी नामों की भी निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य अंकिता को न्याय दिलाना है। जो मेरे द्वारा जमा कराना बहुत ही अनिवार्य था और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम भागे। 29 तारीख को आपको भी पता है कि किस तरह से हम चंडीगढ़ शूटिंग से भागे, क्योंकि वो मेन डिवाइस बहुत जरूरी था इस केस के लिए, साक्ष्य था वो। तो उसमें आपने देखा कि लाइंस भी आ गई थी, गिर गया था, हम शूटिंग से भागे और वो मेरे लिए इतना जरूरी था कि आज वो मैं से फारिग होगी, सील लग के चला गया, वो फॉरेंसिक लैब जाएगा। वॉइस सैंपल हो चुका हमारा और मैं तो यही कहती हूँ कि उस बेटी को न्याय मिला, अंकिता भंडारी की जो हमने आवाज उठाई और जिसकी वजह से आज सीबीआई जांच के ऑर्डर मिले और ऐसे केस के सीबीआई जांच के ऑर्डर मिले जो केस बंद हो चुका था, जिसके अपराधियों को। अगली खबर आ रही है नैनीताल हाईकोर्ट से, जहां हल्द्वानी के एक होटल में काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट ने 18 आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी और सभी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि अगर जांच एजेंसी को कोई दस्तावेज चाहिए होगा तो उसे देना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 3 हफ्तों के भीतर अपनी आपत्तियां दाखिल करने की छूट भी दी गई है। आपको बता दें कि 10 जनवरी को काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि उनके साथ जमीन और पैसों की धोखाधड़ी की गई थी। किसान ने यह भी कहा
कि उधम सिंह नगर पुलिस ने सहयोग नहीं किया और पैसे की मांग की गई। इस मामले में 12 जनवरी को काशीपुर कोतवाली में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद दिव्या और कुलविंदर समेत 18 लोगों ने एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग हाईकोर्ट से की थी। इधर हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें बड़ी राहत दी है। मामला ये था कि जो पिटिशनर्स ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए थे, इनके खिलाफ एक एफआईआर कराई थी रिस्पोंडेंट परविंदर ने कि मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया है और कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का मामला है जिसमें पैसों का कुछ इधर उधर का डिसऑनेस्टी का मामला है। तो इसके कारण ये जिन लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर लिखा रहा हूँ, इन सब की वजह से मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। ये एक एफआईआर थी। तो पिटिशनर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए, उन्होंने कहा कि सर जो भी घटना है इसके कारक हम नहीं है, हमारी वजह से उसने नहीं सुसाइड करा और ये तो कुछ प्रॉपर्टी का मामला था और किसी और कारण से क्या होगा। स्टेट ने भी बोला कि पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए अगली खबर आ रही है पौड़ी जिले के पैठानी से। आज पैठानी के विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर में सौंदर्यकरण कार्य का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। उन्होंने मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पैठानी का राहु मंदिर विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। सौंदर्यीकरण के बाद यहां धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। इससे न केवल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। आगे डॉक्टर रावत ने कहा कि मॉड्यूल पैठानी पंपिंग योजना 100 दिन के भीतर पूरी कर दी जाएगी, जिससे हर गांव को पंचायत पेयजल में पर्याप्त पेयजल मिलेगा। वहीं भविष्य में पैठानी से बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा को भी जोड़ा जाएगा, जिससे यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। उन्होंने शिक्षा पर महत्व देते हुए जोर दिया और बताया कि पैठानी में स्थापित व्यावसायिक विश्वविद्यालय में गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत और अन्य जनप्रतिनिधि व श्रद्धालु भी मौजूद रहे। सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो पैठानी क्षेत्र है विश्व का एकमात्र यहाँ पे राहु और हमारी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी और हमारे द्वारा यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से हम इस पूरे क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि हमारा यह राव मंदिर देश का पहला मंदिर है और यहाँ पहले से ही बहुत ही श्रद्धालु आते हैं और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र पैठानी में माननीय मंत्री जी के द्वारा राहु मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो उनकी तरफ से एक सराहनीय पहल है और आगे देखा जाए तो धार्मिक स्थल के रूप में, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए, ये पूरे विश्व में मैं पीछे 22 देशों की यात्रा पर था और साल भर यात्रा करने के बाद हमने ये अनुभव किया कि पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है 9 ग्रहों में जो 8वां ग्रह है राहु, उसकी शांति के लिए, उसकी प्रशांति के लिए लोग यहाँ पर आएंगे और आकर के इस क्षेत्र में आकर के भगवान महादेव का। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के महिलाओं के संबंध में दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अजय टम्टा ने कहा कि इस तरह की भाषा और सोच देवभूमि की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और प्रदेश की छवि को धूमिल करती है। उन्होंने वीडियो देखकर कहा कि कही गई बात किसी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। वही मंत्री ने साफ किया कि गिरधारी लाल साहू भाजपा के सदस्य नहीं है और ना ही उत्तराखंड के निवासी हैं, इसलिए उनके बयान को पार्टी से जोड़ना सही नहीं है। इधर अजय टम्टा ने यह भी कहा कि प्रदेश की गरिमा बनाए रखना समाज और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कि मेरे भी आपके इस माध्यम से वीडियो देखा है
और मुझे लगता है कि जो बोला गया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देवभूमि से ऐसी आवाज़ नहीं जा सकती, वॉइस नहीं जा सकती। और मेरी जानकारी में है कि वो पार्टी के व्यक्ति भी नहीं है, और पार्टी के ही नहीं है, वो इस प्रदेश के भी नहीं है। और जब इस प्रदेश के और इस पार्टी के नहीं है तो उनके बयान को इस प्रदेश से कृपया करके ना जोड़ा जाए। ये देवभूमि है, इस देवभूमि के लोग अच्छे हैं, इसलिए किसी के इतिहास को मैं नहीं जानता हूँ, और इसलिए हर व्यक्ति जब भी कोई ऐसे बातें बोलता है उससे प्रदेश की। उत्तराखंड के ऋषिकेश से अब बड़ी खबर आई है, जहां गंगा सभा को माननीय उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। कोर्ट ने गंगा सभा को स्थगित कर दिया है। अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें नगर निगम ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने इन आरोपों को मानते हुए सुनवाई की, लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए गंगा सभा को स्टे दे दिया है। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी, जिसमें फिर से इस मामले पर चर्चा होगी। आज गंगा सभा की बैठक में नगर निगम को लेकर कई अहम सवाल उठे हैं। बैठक में इस मामले पर चर्चा चल रही है। यह खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां इस मामले को लेकर सभी की निगाहें टिकी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर रोड नारकोटा के पास आज एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक बोलेरो कैंपर सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद देर रात एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने मिलकर एक संयुक्त सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया। इस अभियान में टीम ने कुछ शव बरामद किए हैं। बाद में इन शवों को जिला पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि अभी तक हादसे के कारणों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं स्थानीय प्रशासन मामले की तफ्तीश कर रही है। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से खुशखबरी। राज्य में बागवानी को नई दिशा देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें सेब की अति सघन बागवानी योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने किसानों को क्लस्टर आधारित मॉडल से जोड़ने, नई आधुनिक पौधों को अपनाने और पुरानी किस्मों को बदलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2040 और 2050 तक के उत्पादन लक्ष्य तय करने, नए कोल्ड स्टोरेज विकसित करने और तकनीकी सहयोग के लिए पीएमयू गठित करने पर भी बल दिया है। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य की उत्पादन क्षमता भी मजबूत होगी। इधर आधुनिक तकनीक और नई बागवानी पद्धतियों को अपनाकर उत्तराखंड की बागवानी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस योजना से राज्य के किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। चलिए अगली खबर देहरादून से है, जहां दयवाला के जोली ग्रांट में आज प्रशासन की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक का संबंध देहरादून हवाई अड्डे के विस्तार से जुड़ी प्रक्रिया और इसके कारण प्रभावित परिवारों से है। बैठक में टीएचडीसी गेस्ट हाउस जोली ग्रांट में आयोजित की गई है। इसमें अठुरवाला संघर्ष समिति के पदाधिकारी और हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित लोग भी शामिल होंगे। बता दें, बैठक में मुख्य रूप से प्रभावित लोगों को मुआवजा और जमीन देने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इधर प्रशासन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुनना और उनके हित में निर्णय लेना है। इस बैठक से प्रभावित लोगों को निश्चित राहत और समाधान मिलने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर है मसूरी से। मसूरी में किराए के कमरे में लगी आग में एक दिल्ली निवासी युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा मसूरी सिविल अस्पताल के पास संजीव गोयल के मकान में शुक्रवार शाम हुई। बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान गौरव टुटेजा 47 वर्ष कालकाजी दिल्ली के रूप में हुई है।
गौरव लगभग 2 सप्ताह से इस मकान में किराए के कमरे में रह रहा था। बता दें, स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले गौरव ने अपने कमरे के लिए रूम हीटर खरीदा था। शुक्रवार देर शाम जब लोगों ने कमरे से धुआं उठता देखा तो उन्होंने तुरंत मकान मालिक को सूचना दी। कमरा खोलने पर देखा गया कि हीटर जल रहा था और आग फैल चुकी थी। इधर बिस्तर और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जल चुके थे। कमरे के भीतर गौरव हीटर के पास जली अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर प्राथमिक जांच में गौरव की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल मसूरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। इधर प्रारंभिक जांच में आग हीटर से लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आग लगने के कारणों की फिलहाल गहन जांच कर रही है। चलिए अगली खबर है ऋषिकेश से खबर आ रही है कि लक्ष्मण झूला के पास स्थित 12 मंजिला मंदिर में ताले लगने के बाद हिंदू संगठन नाराज है। दर्शन करने आए श्रद्धालु भी भगवान श्री राम की याद कर रहे हैं। सर्वांग श्याम जोक नगर पंचायत क्षेत्र में कैलाशनंद मिशन ट्रस्ट और बीकेटीसी के बीच विवाद के कारण मंदिर बंद है। इससे मंदिर की दुकानों में व्यापार करने वाले दुकानदार परेशान हैं। ताले लगने के कारण श्रद्धालु मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं और दुकानदार भी अपनी दुकानों को नहीं खोल पा रहे हैं। इस वजह से दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और आसपास के व्यापार भी असर पड़ रहा है। परेशान दुकानदारों ने मंदिर के बाहर धरना देकर प्रशासन से मदद की मांग की। इस मामले पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने भी दुकानदारों का समर्थन किया। वहीं मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रघुवेंद्र भटनागर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों की समस्याएं सुनी और विवाद कर रहे पक्षों से कहा कि आपसी विवाद में दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित ना हो। वाले जो आस्था रखते हैं इस मंदिर के प्रति, हमारे जितने भी हिंदू दार्शनिक यहाँ पे लक्ष्मण झूला पे घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने आते हैं, वो देखिए 2 दिन से किस तरीके से हमारी माताएं बहनें सब मंदिर के बाहर दरी बिछा के बैठी हुई है कि कब मंदिर खुलेगा, कब भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ पे लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही है, जिनका घर परिवार चल रहा है, जो इतने सालों से यहाँ पे पहले परेशान है कोरोना काल से लेकर, और ये पुल बंद होने की वजह से वो सब लोग आज इस आशा में थे कि बजरंग सेतु बन गया तो उनके व्यापार चलेगा, दुकानें चलेंगी, सबके घर में चूल्हे जलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुओं की सरकार कहलाई जाने वाली जो आई विशेषता हिंदुओं की सरकार कहलाती है, जो उत्तराखंड में भी हिंदुओं की सरकार है, पूरे भारत में भी हिंदुओं की सरकार है, और उसके चलते भी मंदिर की 2 समितियां आपस में 2 धड़े जो है इस तरीके से यहाँ की आस्था को प्रभावित करेंगे, हमारी धार्मिक आस्था को प्रभावित करेंगे, जन भावनाओं को प्रभावित करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों समितियों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। चलिए अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां महर्षि अगस्त्य की डोली को गद्दी स्थल तक ले जाने के दौरान श्रद्धालुओं ने अगस्त मुनि खेल मैदान का मुख्य गेट तोड़ दिया, जिससे कई घंटों तक हंगामा और जाम लगा रहा। इस घटना के बाद पुलिस ने 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 12 लोग नामजद हैं। बता दें, जिलाधिकारी ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने प्रशासन और धार्मिक मान्यताओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही, जबकि विपक्ष ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का समर्थन किया है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी। प्रशासन, मंदिर समिति और संबंधित पक्षों के साथ कई दौर की वार्ताओं में सहमति बनी थी। इसके बावजूद श्रद्धालु ने गेट तोड़कर डोली को गद्दी स्थल तक पहुंचाया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है। धार्मिक मान्यताओं को उनके हाल पर रख देना चाहिए। लोग अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन सब चीज़ों को, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको निभाने देना चाहिए। इसमें सरकार को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
लेकिन आज यहाँ पे अराजकता फैली है और इसका जवाब जो जिन भी लोगों ने यहाँ पे अराजकता फैलाई है उनको देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद है। मैंने यहाँ पे जो हमारे बाकी दोनों सब डिविजन्स के एसडीएम्स हैं, एसडीएम जखोली और एसडीएम ऊखीमठ, साथ में तहसीलदार ऊखीमठ, तहसीलदार जखोली, जब हमें लगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ग्रेव हो गया है तो उनकी भी मैंने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई। वैसे ही मेरे साथ एसपी साहब भी यहाँ पे मौके पे उपस्थित है, उन्होंने भी जो बाकी सर्कल के भी सीओज हैं, एसओज हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे अच्छे से बाकी जो स्थानीय लोग हैं उन सबसे बयान लेंगे और यहाँ पे पूरे दिन भर आज और कल जो घटनाओं का क्रम रहा उसका अच्छे से संज्ञान लेंगे। हमारे पास पूरी घटना का अच्छे से वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है, कैमरा फुटेज भी अवेलेबल है। बहुत ही कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होने जा रही है। लेकिन बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पुलिस की सख्त चेकिंग के दौरान 2 चोर पकड़ लिए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई रकम और मोबाइल फोन बरामद किया है। बता दें, जानकारी के अनुसार 14 जनवरी की रात को चंद्रेश्वर नगर दयानंद मार्ग पर मनी ट्रांसफर की 2 दुकानों के शटर का ताला तोड़कर 2,26,000 रुपए नगद और मोबाइल चोरी हो गया था। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें, सुबह चोर नकदी लेकर शहर छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की चेकिंग में उन्हें पकड़ लिया गया। चोरी में इस्तेमाल चोरों की स्कूटी भी पुलिस ने जब्त और सीज कर लिया है। इधर घटना महापौर शंभू पासवान के घर के पास हुई थी, इसलिए माना जा रहा है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पकड़े गए चोर इसी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों नशे के आदी हैं। वहीं कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने कहा कि दोनों चोर इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और रेकी कर आपराधिक वारदात को अंजाम भी देते हैं। इधर आरोपियों की पहचान मुकेश चंद्रेश्वर नगर और अमर 14 बीघा के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों की आधिकारिक इतिहास की भी जांच कर रही है। इधर त्रिवेणी घाट चौक प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि चोरों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। बता दें, ऋषिकेश से खबर है, जहां हरकी पौड़ी क्षेत्र में लगाए गए अहिंदू प्रवेश निषेध बैनरों को लेकर कमिश्नर विनय शंकर पांडे का बयान सामने आया है। कमिश्नर ने कहा कि लगाए गए बैनरों की उन्हें फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा सभा के प्रावधानों और उनके बायोलॉजी का अध्ययन किया जाएगा। कमिश्नर ने साफ कहा कि शासन प्रशासन स्तर पर विचार के बाद ही इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने मीडिया के सामने सीधा बयान देने से फिलहाल परहेज किया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्रशासन निर्णय लेने से पहले मामले की गहन समीक्षा करेगा। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। तो देखने के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूं और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। कुन क्षेत्र की बात की है सर उन्होंने कि कुन क्षेत्र को अहिंदू घोषित। देखिए, उन्होंने कहा है किसने क्या डिमांड की है वो एक अलग विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं देखा जा सकता। मसूरी में आज उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब बाबा बुल्ले शाह की मजार को लेकर विवाद सामने आया। मामला टिहरी बाईपास रोड स्थित बयानबाग एलन स्कूल परिसर का है, जहां मौजूद मजार और आसपास बनी अन्य मजारों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। इधर बजरंग दल का आरोप है कि पहले यहां केवल एक मजार थी, लेकिन अब धीरे धीरे कई मजारें बना दी गई हैं। उन्होंने इसे साजिश बताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। के द्वारा दिए गए निर्देशों क्रम में अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुआ था, जिसमें जो एलन स्कूल में एक बुल्ले शाह मज़ार है उसकी स्थिति देखने के लिए तो नगर पालिका और राजस्व विभाग से हमारे एनटी साहब, वन विभाग से भी आए थे, सर्वेक्षण किया गया है इसका। साथ ही साथ में एलन स्कूल के प्रतिनिधि भी थे, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो मज़ार है उन्हीं की संपत्ति व्यवस्थित है और उनको समय समय पर उनके बोर्ड के द्वारा, एलन स्कूल के बोर्ड के द्वारा इसे दी गई है ज़मीन, ये कहा गया उनके द्वारा। 7-8 साल पहले एक बार यहाँ जरूर आया था,
तब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मज़ार देखी थी, ये जो यहाँ पे मज़ार है। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी मज़ार बनी, फिर ये जो पर एक और बड़ी मज़ार है वो बनी है। फिर अभी परसों आए तो यहाँ पे देखे तो ये 7-8 मज़ारें और बन चुकी है। अभी बढ़ते बढ़ते आप खुद देखिए, अगर इस पर अगर शासन प्रशासन कुछ ना करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20। कल के दिन आप इधर चल जाओ अंडा खेत, और क्या कहते हैं दला हिल चले जाइए, आप क्या कहते हैं बालूगंज वो क्या कहते हैं हो गया आपका किंगरेज चल जाइए, वहाँ पे देखिए आप नई नई मज़ारें हर जगह बनने में लगी है। ठीक है, और हम अब शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि क्या कहते हैं जल्द से जल्द इस कार्रवाई को रोका जाए और ये जो है इसे बंद किया जाए। मज़ार का विवाद है, ये हमारे स्कूल के द्वारा 50 वर्षों से पहले की दी गई है। ये स्कूल की संपत्ति है, इसका हर बार जब भी मीटिंग होती है इसका जिक्र होता है मज़ार का, और उसको उनको एक हद तक दिया हुआ है कि इससे आगे वो लोग नहीं जाएंगे, तो वो वहीं तक ही सीमित है, उसके आगे का हमारा कोई उसमें वो नहीं है। बाकी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी में 50 साल से। चलिए अगली खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर में 533 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का काम जोरों पर है। आज विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वे ईएमएस कंपनी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ साइट पर मौजूद रहे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि वह समय समय पर परियोजना का निरीक्षण करते रहते हैं ताकि काम सही ढंग से और तय समय पर पूरा हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम में गुणवत्ता और समय का ध्यान रखा जाए। इस परियोजना से के पूरे होने से विकास नगर में जल निकासी और सीवरेज की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। मैं आपको दौरा करके कह रहा हूँ, यदि भी मैं चीजों को मिक्सअप नहीं करता उसको मैं दौरा करके कह रहा हूँ। आपको मालूम है कि आप लोगों की प्रेजेंस में और एनएच के अधिकारियों के और जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया है। 2 लेवल का प्रेजेंटेशन एनएच के अधिकारी और कंसल्टेंट मुझे दे चुका है इसमें, और उन्होंने 4-5 विकल्प हमें सुझाए और बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया है। जानते ही हो मेरे स्वभाव को, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि ऐसे ही कोई कच्ची पक्की बात सुन ली और चल दिया। बाकायदा पहले उन्होंने पूरा जो भी जिस भी विकल्प उन्होंने कहा सब जगह के गूगल मैप वगैरह पे मुझे बाकायदा चीजों को एक्सप्लेन किया। फिर मैंने कहा कुछ पॉइंट्स को फिजिकली भी हमें देखना है, रियल। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।